पीएचपी के सीरीज़ में हम लोग अभी हैं और कल हम लोग देखे थे कैसे फॉर्म हैंडलिंग होता है। आज फिर से हम लोग फॉर्म हैंडलिंग को एक बार और देखेंगे और उसको एक्सपीरियंस करने के बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि हम जो भी वैल्यू लें उसका स्क्वायर और क्यूब निकल जाए। इतना छोटा सा एग्जांपल एक करके देखते हैं। बेसिक एचटीएमएल कोड पूरा कंप्लीट लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं पीएचपी फॉर्म हैंडलिंग। बट ये ध्यान रखना, मैंने सुपर ग्लोबल वेरिएबल वाला ही फोल्डर में बना लिया है, तो इसलिए जब एक्सेस करेंगे तो ये वेरिएबल फोल्डर का नाम ज़रूरी पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, मान लो CSS से स्टाइल, ठीक है। और इसके यहाँ पर इस जगह पर एक कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर के अंदर एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स के अंदर एक कार्ड बना लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर में यहाँ पर एक फॉर्म टैग, उसके बाद एक है ना डिव, और उस डिव का नाम रख लेते हैं फॉर्म डैश ग्रुप, फॉर्म डैश ग्रुप। और उसके बाद लेबल, और यहाँ पर एंटर योर डाटा, एंटर योर नंबर, ठीक है, ये एक लेबल। और इसके बाद इसके नीचे इनपुट टाइप नंबर। इसके बाद आप इसका क्लास दे दीजिए इनपुट कंट्रोल। ये सब CSS में टारगेट करने के लिए लिख रहे हैं। और प्लेस होल्डर में लिखिए एंटर नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है किसी भी इनपुट टाइप में, जब PHP कर रहे हो तो उसमें नेम होता है, तो वो नेम यहाँ पे लिखो नम, ठीक है। और इसके जस्ट बाद एक और फ्रॉम ग्रुप जो कि पहले भी लिख चुके हैं, और यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट बटन। और ये क्लास btn नाम से कर लेते हैं और इसका वैल्यू सेंड और या कैलकुलेट लिख देते हैं, कैलकुलेट। और इसका नाम जो होगा वो होगा यहाँ सेंड सेव, जो लिखना लिखो। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर हो गया HTML का। अब इस HTML स्ट्रक्चर पे हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइन भी करेंगे और PHP भी करेंगे। तो डिज़ाइन के लिए हम लोग चूज़ किया एरिया यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हम इसका आउटपुट दिखा ही देते हैं आपको, ताकि जब आप इसको एक्सेस करें तो समझ में आए कि क्या करना है। लोकल होस्ट स्लैश और सुपर ग्लोबल वेरिएबल। देखो एक्चुअल साइज़ होता है 100%, तो उसको वहाँ पे लेके आते हैं। कंटेनर, ठीक है, डिस्प्ले फ्लिक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर और हाइट 100 VH। तो इसके बाद जो है, अब ये अलाइन आइटम सेंटर और हाइट VH यहाँ से नहीं चलेगा, इसके अंदर जो बॉक्स है उसके ऊपर लगाना है डिस्प्ले फ्लिक्स। और ये अलाइन आइटम सेंटर हो गया, लेकिन इसका विथ डिसाइड कर लेते हैं फ्लिक्स 1, ठीक है, बीच में आ गया यहाँ पे। अब इस जगह पे हमको थोड़ा सा इसका कंटेनर का बैकग्राउंड डाल देते हैं, कंटेनर का बैकग्राउंड और लीनियर ग्रेडियंट या रेडियल ग्रेडियंट, रेड और पर्पल और हॉट पिंक। अब ये दोनों जो मिलाकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। अब इस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर वाइट हो, बॉक्स पूरा विथ एरिया ले लिया, तो हम इसको यहाँ से विथ को कंट्रोल कर लेते हैं, विथ 40%। अब ये बीच में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया, ठीक है। अब ये बीच में आने के बाद हम इसको थोड़ा सा वार्म अप करते हैं इसका। इसके अंदर यहाँ पर कार्ड है, कार्ड के ऊपर तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर्म टैग, ये टैग है इसलिए डॉट नहीं लगेगा। डिस्प्ले फ्लिक्स, फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट की और 100% की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी होगा। इसके बाद फॉर्म ग्रुप के अंदर जो कॉलम हो गया, लेकिन कॉलम काम क्या नहीं कर रहा,
फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम, अच्छा फॉर्म टैग है ना, फॉर्म कंट्रोल नहीं। अब आते हैं फॉर्म डैश ग्रुप के ऊपर। तो इसमें लिखेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम और जो भी तुमको मार्जिन देना है वो। तो ये ऐसे हो गया। अब ये इसका जो एरिया है फॉर्म का, इसका विथ 100% लिखने से नहीं होगा, एक कार्ड भी बीच में आता है। तो हम क्या करते हैं, कार्ड को बीच से हटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग हटाने से ये काम हो गया पूरा फुल विथ एरिया। अब इसको थोड़ा पैडिंग देंगे और काम हो जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, एक है तुम्हारा जिसका नाम है इनपुट ग्रुप, इनपुट कंट्रोल, ये है, इसमें पैडिंग वेडिंग दे दो और काम हो गया। ठीक है, तुम बॉर्डर ज़ीरो नहीं करना था, हाँ बॉर्डर देना है, हटा दो, आउटलाइन रहने दो, देखो ठीक है। 100% लिखने की जगह पे फ्लिक्स 1 यूज़ कर लो। इससे क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा बाहर भाग गया वो नहीं भागेगा। ये हो गया। अब इसका जो बटन है उसके ऊपर डिज़ाइन का काम कर लो, .btn। तो ये सब CSS ही कर रहे हैं, कुछ तो अलग है नहीं, ठीक है। और जो इसका आउटलाइन 0 और बॉक्स शैडो आता है शायद इसमें, बॉक्स शैडो नन, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ग्रे कलर दे देते हैं। ग्रे ज़्यादा ग्रे तो नहीं हो गया, ठीक है ठीक है। तो ये छोटा सा CSS पैटर्न है जिसको अभी हम लोग डिज़ाइन किए। इसका जो 40% विड्थ था उसको कम करके 20-30% कर देते हैं, ठीक है। और इसका बॉर्डर रेडियस लगाते हैं, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल और ये थोड़ा कर्व। अब इसकी जो हाइट है वो हम यहाँ जैसे डिफाइन कर देते हैं, करीबन 300 पिक्सल। तो एरिया थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखा हुआ है, अलाइन आइटम सेंटर लिखा हुआ है, इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर को यहाँ पे फ्लिक्स स्टार्ट लिख देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और ऊपर थोड़ा सा एक तो हेडिंग दे देंगे, ये फॉर्म टैग से ऊपर H2 लगा के कर दे देते हैं, H1 H2, कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब। देखो बट ये एक दूसरे के पैरेलल आ गया। वजह क्या है, इसका जो बॉक्स है उसका फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। देखो अब क्या नुकसान हो गया कि ये कॉलम तो कर दे देंगे, ये तो उसका एरिया से बाहर ही निकल गया। तो एरिया से जब बाहर ना निकले इसके लिए हमको यहाँ पर विथ 100% नहीं लिखना था, ये हटा दो। अब फ्लिक्स 1 लिख दो अगर तुमको प्रॉपर मैनेज करना है। तो इसमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, जस्टिफाई और अलाइन आइटम क्या है, अलाइन आइटम फ्लिक्स स्टार्ट है। तो अब इसका हो जाएगा फ्लिक्स स्टार्ट, ये हो गया फ्लिक्स स्टार्ट और ये हो जाएगा तुम्हारा सेंटर। देखो ठीक है। अब इसके अभी भी एरिया को अगर तुमको स्ट्रेच करना है तो यहाँ पे स्ट्रेच लिख दो, ठीक है। और ये वाला एरिया यहाँ से पैडिंग की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा, तो फॉर्म टैग के अंदर में पैडिंग डाल दो। 20 डाला हुआ है लेकिन फिर भी एक काम करते हैं, फॉर्म टैग से ऊपर है ना ये, बॉक्स के अंदर जो H1 है उसका पैडिंग तो 20 पिक्सल। तो अब सही हो गया। अब हम लोग क्या है कि इसमें जब हम डेटा डालें सब कैलकुलेट करें तो इस PHP इसका क्या करें, क्यूब और वो निकाल दें। तो इसके लिए थोड़ा हाइट बढ़ाना पड़ेगा पहले, क्योंकि जगह हमको चाहिए प्रॉपर, तभी ये पॉसिबल है। तो हम यहाँ नीचे में रिज़ल्ट देने के लिए जगह बना लिए। अब हम लोग को रिज़ल्ट यहाँ पे देना है आफ्टर फॉर्म। ये फॉर्म के बाद हम फिर से H1 यूज़ करके यहाँ लिखते हैं रिज़ल्ट कॉलन। तो अब तुम देख सकते हो कहाँ पे रिज़ल्ट आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है। तो हम यहाँ रिज़ल्ट की जगह लिखते हैं स्क्वायर और एक और लिखते हैं क्यूब। तो दोनों रिज़ल्ट यहीं पे चाहिए, लेकिन ये देखो गैप। तो इसमें ना बॉक्स के बारे में देखना होगा कि कितना हम उसमें मार्जिन वार्जिन लगाए हुए हैं। बॉक्स के अंदर में ऐसा कहाँ पे हुआ है, एक मिनट, बॉक्स का वाइट एरिया है तो वाइट एरिया तो नहीं होगा, ये वाइट एरिया से ऊपर है। तो कंटेनर
कहीं पे गैप का डिस्कशन है। ठीक है, तो एक साइड से देना ये ना, मार्जिन लेफ़्ट साइड से सिर्फ। ठीक है, चल जाएगा इतना से काम। और जो वाइट वाला एरिया ना, यानी बॉक्स जिसमें वाइट एरिया उसमें पेडिंग नहीं है, तो उसका पेडिंग देने से वो चारों तरफ ले लेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस बाकी काम किससे किया है, वही जो पढ़े हुए HTML CSS। अभी हम लोग बस इसमें डेटा फीड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो काम करता है कि नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कराना है। तो फॉर्म एक्शन होने वाला है इसी पेज में, इसीलिए इसका नाम हो गया इंडेक्स। मेथड कौन सा डालने वाले वो आप डिसाइड कर लीजिए। तो पोस्ट मेथड। ठीक है, अब आपको यहाँ पे PHP चाहिए, राइट। तो आप है ना इसी जगह पे PHP को स्टार्ट भी कीजिए। देखिए स्टार्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे लिखा इफ़ अगर इस सेट लागू हो जाता है $_पोस्ट, बटन का नाम क्या है, सेंड बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो ये काम हो जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक नम नाम का वेरिएबल रखेंगे जिससे पोस्ट में आया हुआ डेटा नम नाम से उसको स्टोर कर लेंगे। नम नाम से मतलब क्या, इस जगह का डेटा स्टोर कर लेंगे। ये यहाँ स्टोर हो गया। अब इससे दो चीज़ें निकालेंगे, एक है स्क्वायर जो कि 2 बार गुना होगा, और दूसरा है क्यूब जो कि स्क्वायर से 1 बार और गुना हो जाएगा। हो गया, तो क्यूब और स्क्वायर दोनों वेरिएबल आ गया। अब आपको इको फॉर्म करना है और इस इको में ये दोनों को उठा के डाल दो। ठीक है, इको ये एक ही लाइन में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टैग ऐसा है कि यहाँ पे स्क्वायर वेरिएबल आ गया, ये यहाँ पे स्क्वायर वेरिएबल दिखेगा और यहाँ पे क्यूब वेरिएबल आ गया, सेमीकोलन। अब यहाँ पे 25 दोनों एक साथ। अब यहाँ पे 5। ठीक है, तो पता ये चला कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें जो हमको चाहिए था वो हो गया। जो डेटा दोगे उसका क्यूब और स्क्वायर दोनों आ रहा है। तो ये छोटा सा फाइल फॉर्म हैंडलिंग हम लोगों ने यहाँ पे करके देखा। कोई ज़ीरो दे दिया तो ज़ीरो आएगा, और क्या होगा, कोई माइनस दे देगा तो माइनस का आएगा। ठीक है, तो कोई ख़ास दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब कोई ऐसा वैल्यू जो तुमको नहीं करवाना है, तो अगर कोई दे देता है 0 तो फिर तुम उसको कर दो इनवैलिड इनपुट और एल्स में डाल दो वो डेटा जो चल कर दिखाना है। ये देखो क्या बोले, आपको जो चाहिए। एंड लेस देन 0 हो गया। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर 25 पॉजिटिव देता है, ठीक है, 0 दिया तो यहाँ पर एक मिनट नम 0 के ऊपर एंड नहीं लिखना है और लिखना है, नहीं तो देखो इनवैलिड इनपुट। अगर कोई ट्राई करता है पॉजिटिव वैल्यू ठीक ठाक, अगर कोई ट्राई करता है माइनस वैल्यू तो देंगे ही नहीं। ठीक है, और अगर कोई पॉइंट वाला वैल्यू देता है तो उसके लिए तुम चेक करो कि और इज़ अंडरस्कोर फ्लॉट। अगर दिया गया वैल्यू फ्लॉट हो तो भी इनवैलिड इनपुट माना जाए। तो अब तीनों चीज़ हो गया, यानी अगर कोई पॉइंट वाला वैल्यू देता है तो भी इनवैलिड इनपुट। ऐसे तो नंबर डाला हुआ है यहाँ पे, इसको पहले टेक्स्ट करना पड़ेगा अगर आपको फ्लॉट चाहिए तो, नहीं तो नंबर में तो पॉइंट वाला वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते हैं। देखो अब तुमको इस फ्लॉट क्या करना होगा, ये इस फ्लॉट एक बार चेक कर लेते हैं इस फ्लॉट में क्या आउटपुट आता है। डॉलर में एक्चुअल में होता तो स्ट्रिंग है। देखो तो अगर हम नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं तो ऐसा है, पॉइंट वाला वैल्यू दे रहे हैं तो वैल्यू तो आ रहा है बट हमको ये एको करना था और इसका कोई एको नहीं आ रहा है, यानी ये फॉल्स आ रहा है। इस डबल नहीं, ये भी अभी ट्रू नहीं आ रहा। उसको भी तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो तुमको पहले क्या करना चाहिए, हमको लगता है कि पहले इसको इंटीजर में ही कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो अगर कोई ये ट्राई भी करे, रुको हम कर देते हैं,
अगर कोई ट्राई भी करे डेटा को तुम्हारा तो उसको चेंज कर दो। ये हो गया कास्टिंग। तो क्या होगा, जो भी वैल्यू डालेगा उससे इंटीजर में कन्वर्ट होकर तब काम शुरू होगा। तो ये हम यहाँ पर जैसे मान लो 25.5 लिखा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आया 25 का ही। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा तुम करना चाहते हो, अगर तुम फ्लॉट में कन्वर्ट करना चाहते हो, फ्लॉट में कन्वर्ट कर दो। तो जो डेटा टाइप में चाहते हो उस डेटा टाइप को यहाँ लिख दो, कन्वर्जन हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, इंटीजर में चाहिए तो इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर में क्या होता है कि हम लोग पॉइंट वाला वैल्यू नहीं दे सकते। 15.15 लेकिन आया 15 का, पॉइंट वाला वैल्यू ख़त्म। तो इस तरह से आप अपना कंट्रोल कर लो, और बाकी जो PHP में लॉजिक बताए हैं अभी तक वो सब यूज़ हो सकता है। तो अब चूँकि वैल्यू उठ के HTML से PHP के पास आ गया, तो सारा लॉजिक आप लिख सकते हैं। तो ये है छोटा सा एग्जांपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।